Hello students, today we will be starting with business economics and the first topic in business economics is theory of demand. तो theory of demand को study करने से पहले let's just understand what is the meaning of demand. Demand से in terms of economics what is demand? Demand is very commonly used word. But economics के term में demand का क्या meaning होता है उसको पहले let's just understand. So first I'll read out the definition for you. Demand is an economic principle referring to a consumer's desire to purchase. There has to be a desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for it. So demand basically क्या होती है? When a consumer desires to purchase a good or a service and he is willing to pay a price for it. When desire to purchase is backed by willing to pay a price for it, we call it demand for a good. कंज्यूमर के पास एक डिज़ायर होनी चाहिए दैट ही वांट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ डिज़ायर ही नहीं होनी चाहिए, ही शुड बी विलिंग टू पे अ प्राइस फॉर इट. तो उसको हम बोलेंगे द कंज्यूमर इज डिमांडिंग फॉर द प्रोडक्ट. ही इज़ डिज़ायरिंग टू परचेज द प्रोडक्ट एंड ही इज़ विलिंग टू पे अ प्राइस फॉर इट. तो इसमें बेसिकली दो मेन कंटेंट्स हैं. देयर हैज़ टू बी डिज़ायर टू परचेज एंड देयर हैज़ टू बी विलिंगनेस टू पे अ प्राइस. बिना प्राइस को मेंशन करें डिमांड का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, तो डिमांड हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्राइस कही जाती है. सो उसके बाद लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड. इकोनॉमिक्स के अंदर आपने लॉ ऑफ डिमांड बहुत बार पढ़ा होगा, तो वील जस्ट रिवाइज थ्रू इट. सो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती, विल डिस्कस कि बाकी चीज़ें हैं क्या, but other things are being constant, other things are being equal, they do not change. So what does the law says? That if a price of a commodity falls, the price of a commodity falls, the price falls, the quantity demanded will rise. So law of demand क्या कहता है? If the price of the commodity falls, the quantity demanded will rise. जितना प्राइस गिरेगा तो उस हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. एंड इफ द कमोडिटी इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन. अगर कमोडिटी एक्सपेंसिव हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. ठीक है, सो इट बेसिकली इम्प्लाइज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये क्या बोलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो लोग उसको डिमांड करना कम कर देते हैं. वहीं अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, वो चीप हो जाती है, तो द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. तो दिस बेसिक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लैंग्वेज में. उसके बाद द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप. तो लॉ ऑफ डिमांड एक फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. क्या बोल रहा है कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, ऑफ अ कमोडिटी एक्स, इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस. फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस, एफ पी एक्स का बेसिकली क्या मतलब है कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स. तो इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है. देयर इज अ रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप क्या है अभी हमने स्टडी किया? इनवर्स रिलेशनशिप. तो बेसिक अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स. क्या मतलब है? दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between price and quantity. The demand of quantity x dx is a function of px. There is a functional relationship. उसके बाद मैंने एक टेबल दिया हुआ है नीचे. इस टेबल की मदद से हम इजीली लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो एक साइड पे मैंने प्राइस पर कैन दिया है, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक के पर कैन का प्राइस लिखा है, और दूसरी साइड पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है कि जब सॉफ्ट ड्रिंक के पर कैन का प्राइस 80 रुपीज़ था तो द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 0. फिर उसका प्राइस 70 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 हुई, 60 हुआ तो 400 हुई, 50 हुआ तो 600 हुई, 40 800. तो जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रहा है, द प्राइस इज डिक्रीजिंग,
द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग. तो एज द सॉफ्ट ड्रिंक इज बिकमिंग चीपर, पीपल आर डिमांडिंग मोर ऑफ इट. तो ये सिंपल, वैसे भी हमें पता ही है कि जो जैसे जैसे किसी चीज़ के प्राइसेस गिरते हैं तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि वो उनके पॉकेट में या उनके बजट में आ जाती है फिर. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में भी हमें पता है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग उसे ज़्यादा डिमांड करते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड. उसके बाद मैंने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी उसी को मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया है, जिसमें मैंने अपनी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को लिखा है और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिखा है और मैंने अपनी उस इन्फॉर्मेशन का एक ग्राफ बनाया. तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, द प्राइस इज़ फॉलिंग, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. उसकी वजह से देयर इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे फॉल हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. प्राइस ऐसे बढ़ रही है, 80 से 60 आ गई तो डिमांड भी 0 से 400 आ गई, 0 से 400 आ गई, 60 से 40 आ गई तो 400 से 800 आ गई. तो प्राइस गिर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. इसीलिए जो डिमांड ग्राफ होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. द प्राइस फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. तो डिमांड ग्राफ इज ऑलवेज, द डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. सिंपल वर्ड्स. अब मैंने ऊपर बोला था कि इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. अब मैं उन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को डिस्कस करती हूँ कि किन चीज़ों को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ट्रू होल्ड करता है. तो दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो जनरली हम एक वर्ड लिखते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, सेटरस पैरिबस. तो ये सेटरस पैरिबस का क्या मतलब होता है? देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. तो उन्हीं को हम सेटरस पैरिबस भी बोल देते हैं. 2 वर्ड्स में इस पूरे चीज़ को अगर मैं 2 वर्ड्स में लिखूँ तो मैं लिख दूँगी सेटरस पैरिबस. ठीक है, तो अब वो सेटरस पैरिबस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं. द अबव लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल. तो जो मैंने अभी लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया दैट इज कंडीशनल. उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं. अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तभी दैट लॉ ऑफ डिमांड विल होल्ड ट्रू. It is based on certain conditions which are given below. It is therefore always stated that other things being equal या constant कि वो वही रहती हैं. अगर ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा काम करता है. इट होल्ड्स ट्रू. इट रिलेट्स टू चेंज इन प्राइस वेरिएबल ओनली. तो यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज सिर्फ प्राइस में आ रहा है. हम सिर्फ प्राइस के अंदर जो चेंज हो रहा है ना उसी का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड पे. बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे. तो वो बाकी सारी चीज़ें क्या है हम अब डिस्कस करते हैं. दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि बाकी सारी चीज़ों में हम नो चेंज अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. द लॉ ऑफ डिमांड इज thus based on the following ceteris paribus assumption कि बाकी चीज़ों को हम नो चेंज मान रहे हैं. तो वो बाकी चीज़ें क्या है? नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम. द फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम. अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही है तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और अगर इंक्रीज करेगा तो कम डिमांड करेंगे. assuming that there is no change in consumer income. अगर कंज्यूमर की इनकम ही चेंज हो जाती है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाए तब भी वो डिमांड कर ले. तो उस केस में ये ट्रू होल्ड नहीं करेगा. इसीलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं है. सेकेंड थिंग, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर की प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं है. जैसी उसकी प्रेफरेंसेस पहले थी अभी उसकी प्रेफरेंसेस वैसी ही हैं. There is no change in the price of related goods. अब related goods क्या होते हैं? Related goods होते हैं substitute goods and complementary goods. तो complementary goods क्या होते हैं? जिनको आप साथ में यूज़ करते हैं. जिस commodity की आप बात कर रहे हैं उसके साथ आप इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, they are complementary. जैसे अगर मैं बात करूँ लेसेस की तो शूज़ उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. ठीक है. देन देयर आर सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जिनको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. जैसे मैं पेप्सी के लिए कोक को सब्सटीट्यूट करती हूँ. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट के गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं
उनके प्राइसेस में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उनके प्राइसेस में चेंज होगा तो फिर क्वांटिटी डिमांड जो हम कमोडिटी को डिस्कस करें उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट सस्ता हो गया तो लोग उस सब्सटीट्यूट को लेने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री जो दो चीज़ों को साथ में यूज़ किया जाता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो महंगा हो गया तो दूसरे वाले गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी, फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड ही महंगा हो गया, साथ में यूज़ करना है, तो अब इसकी डिमांड भी फॉल करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये अज्यूम करें कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद देयर आर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस। फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाएगी या शॉर्टेज हो जाएगी ऐसी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में प्राइस चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस हैं या शॉर्टेजेस है, अगर हमें पता चले कि फ्यूचर में इस कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी तो इवन इफ अगर प्रेजेंट पे उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी हम उसको ज़्यादा खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फियर है आगे वो मिलेगी नहीं। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड तभी होल्ड करेगा ट्रू जब देयर आर नो एक्सपेक्टेशन। तो फ्यूचर शॉर्टेजेस और फ्यूचर प्राइस चेंजेस के एक्सपेक्टेशंस को भी हम नो मानते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ऐसी, ये भी हम अज्यूम करते हैं कि ये चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद देयर इज़ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी यही रहनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी डिमांड और उन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। एंड देन देयर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम अज्यूम करते हैं कि इनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। अगर ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो देयर विल ऑलवेज बी एन इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये सारी चीज़ें अज्यूम करी जा रही हैं और कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अब मैंने मेंशन किया है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे लॉ ऑफ डिमांड, जो मैंने अभी लॉ ऑफ डिमांड में क्या डिस्कस किया बेसिकली कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। प्राइस अगर फॉल करती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है। अगर प्राइस किसी चीज़ की इंक्रीज करती है, कोई भी कमोडिटी एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसको डिमांड करना कम कर देते हैं। तो ये जो लॉ है ना, जो हमें लग रहा है कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ये तो होता ही है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स। अब कुछ गुड्स जो होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको हम लग्जरी आइटम्स बोलते हैं कि दे आर लग्जरी, दे आर रिलेटेड टू देयर इज़ अ सर्टेन प्रेस्टीज अटैच टू देम, देयर इज़ अ सर्टेन सोशल स्टेटस अटैच टू देम। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो इंसान लग्जरी के लिए लेता है, प्रेस्टीज के लिए लेता है, एक सोशल स्टेटस मेंटेन करके लेता है। तो उन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू नहीं करता, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, उनके चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तब भी पीपल बाय देम बिकॉज दे बाय देम नॉट फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज, दे बाय देम फॉर लग्जरीज, ठीक है। तो जो लग्जरी गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। वो एक्सपेंसिव होते हैं तो भी उनकी क्वांटिटी डिमांड की जाती है क्योंकि वो लग्जरीज हैं, ठीक है। उनको बाय करने का मोटिव लग्जरी लेना है या एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। तो ऐसा होता है कि मतलब जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उतना ज़्यादा उसको आप ज़्यादा लग्जूरियस उसको मानोगे, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। सेकेंड, गिफन गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स आर बेसिकली इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको हम मानते हैं कि दीज आर इंफीरियर, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या होता है कि अगर उनका प्राइस गिरता है ना, अगर मैं मानती हूँ कि दिस इज़ वेरी चीप प्रोडक्ट और अगर उसका प्राइस और भी कम हो जाए तो मैं क्या अज्यूम करूँगी एज अ कंज्यूमर, मेरे माइंड में क्या आएगा कि ज़रूर इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो इवन इफ़ द प्राइस हैज़ फॉलन, मैं फिर भी अपनी क्वांटिटी डिमांड नहीं करूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे दिमाग में आएगा कि यार ये तो पहले ही इतना इंफीरियर था, इन्होंने प्राइस और गिरा दी, इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो मैं और क्वांटिटी डिमांड नहीं करूँगी। तो जो गिफन गुड्स होते हैं ना, उनका ये लॉ ऑफ डिमांड उन पे अप्लाई नहीं करता।
तो क्या होता है गिफ्ट एंड गुड्स के केस में, जैसे ब्रेड का एग्जांपल ले लो, आपके पास ब्रेड, मार्केट में ब्रेड के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, और एक ब्रेड है जो बाकी ब्रेड के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है, ठीक है, तो पहले तो आप उसे फिर भी ले लेते थे कि चलो ये चीप है, थोड़ा बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर उस ब्रेड को और भी चीप कर दे, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, ज़रूर इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट, ठीक है। तो गिफ्ट एंड गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। अगर उनका प्राइस फॉल करता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं होती, बिकॉज देयर इज दैट बैक ऑफ द माइंड कंज्यूमर के ये होता है कि दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन देयर क्वालिटी, क्योंकि गिफ्ट एंड गुड्स बात ही सारी क्वालिटी के, दे आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है। वहीं अगर गिफ्ट एंड गुड का थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज होता है तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि चलो इन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव किया होगा, क्योंकि अगर उस ब्रेड का प्राइस थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो जो एक्सपेंसिव ब्रेड्स हैं उनसे तो स्टिल कम होगा, उसके जो सब्सटीट्यूट है देयर आर स्टिल एक्सपेंसिव। और ये अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज करेंगे तो मैं अज्यूम करूँगी कि ठीक है इन्होंने क्वालिटी बेटर करा होगा, तो मैं अपना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाऊँगी। अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज भी करेंगे तो भी मैं बढ़ाऊँगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, वो प्राइस फॉल कर रहे हैं, मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करने की बजाय घटा रही हूँ, क्यों, मुझे लग रहा है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो गिफ्ट एंड गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज फियर ऑफ शॉर्टेजेस। तो जब मुझे एज अ कंज्यूमर ये फियर है कि ये कमोडिटी आगे जाके नहीं मिलेगी, तो इवन इफ उसका प्राइस बढ़े जा रहा है मैं तब भी वो खरीद लूँगी, क्योंकि मुझे ये फियर है कि आगे जाके मुझे ये कमोडिटी नहीं मिलेगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले सैनिटाइज़र्स के प्राइसेस, जो सैनिटाइज़र 50-60 रुपीज़ में मिलते थे वो 150-200 में मिलने लगे, मास्क 400-500 में मिलने लगे, लेकिन फिर भी लोगों ने खरीदे। जब हम मेडिकल शॉप पे जाते थे दे वर ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये फियर आ गया कि आगे जाके नहीं मिलेगा, तो अभी जितने का भी मिल रहा है ले लो, आगे जाके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टिल द प्राइस वर वेरी 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 ह्यूज, जितना वो पहले होता था उसके कंपैरिजन में स्टिल दे वर ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, बिकॉज देयर वाज अ फियर ऑफ शॉर्टेज। तो अगर किसी कमोडिटी का ये फियर है कि फ्यूचर में जाके उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। इवन इफ उसका प्राइस बढ़े जा रहा है तब भी लोग खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाके ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो द थर्ड इज फियर ऑफ शॉर्टेजेस। उसके बाद स्पेक्यूलेशन का केस आता है। स्पेक्यूलेशन का केस इज फॉर शेयर मार्केट्स। शेयर मार्केट में क्या होता है, वी कॉल इट कि शेयर मार्केट में एक बुलिश इफेक्ट चल रहा है या बियरिश इफेक्ट चल रहा है। बुलिश इफेक्ट क्या होता है, जब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, और बियरिश इफेक्ट क्या होता है, जब शेयर के प्राइसेस डिक्रीज होते रहते हैं। तो जब बुलिश इफेक्ट होता है, जब शेयर मार्केट में शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, तब भी लोग और खरीदते रहते हैं। क्यों खरीदते हैं, इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज और मोर इंक्रीज। शेयर के प्राइसेस मार्केट में बढ़े जा रहे हैं, स्टिल दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो स्पेक्यूलेशन के केस में भी होता है कि इवन इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग तब भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। और जब शेयर के प्राइसेस गिरना शुरू करते हैं तो लोग अपने शेयर सेल करना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ाने की बजाय। अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस गिर रहा है तो और डिमांड होती है। लेकिन शेयर मार्केट के केस में क्या होता है, अगर शेयर के प्राइस गिरते जा रहे हैं तो लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं, डिमांड करने के बजाय जो है वो भी छोड़ने लग जाते हैं। तो शेयर मार्केट के केस में स्पेक्यूलेशन की सिचुएशंस में जहाँ पे आप स्पेक्यूलेट करते हैं, उन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली शेयर मार्केट वाला ही सिचुएशन है कि यू आर स्पेक्यूलेटिंग कि प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे, तो बढ़ते हुए प्राइसेस में आप और डिमांड करते हैं क्योंकि यू आर स्पेक्यूलेटिंग मोर इंक्रीज, ठीक है। तो शेयर मार्केट के केस में, स्पेक्यूलेशन के केस में भी द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लास्ट, इग्नोरेंस इफेक्ट। अब इग्नोरेंस इफेक्ट क्या होता है, इग्नोरेंस इफेक्ट इज बेसिकली व्हेन द कंज्यूमर डज नॉट नो द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। कंज्यूमर इज इग्नोरेंट टूवर्ड प्राइसेस। अगर कंज्यूमर को प्राइसेस का पता ही नहीं, या तो उसे पता नहीं है या उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ईदर ही डज नॉट नो और ईदर ही इज़ इग्नोरेंट टूवर्ड्स इट, तो उस केस में भी उसे जितना क्वांटिटी चाहिए वो डिमांड करे जा रहा है, ही हैज़ नो आइडिया ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, व्हेन द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट या कंज्यूमर इरेशनल बिहेवियर कर रहा है,
तो उस केस में भी द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो ये सारे कुछ केसेस है जिन केस में जो हमने ये एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि भाई देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन 5-6 केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद आई एम टेकिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिमांड इलास्टिसिटी रेफर्स टू हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर अ गुड इज टू चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स। द सेंसिटिविटी of the demand of a good to changes in other variables such as price या consumer income। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है टूवर्ड्स चेंजेस, कि अगर उसके प्राइस या कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो उस कमोडिटी के क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा चेंज आता है, क्या बहुत कम चेंज आता है प्राइस के चेंजेस से या इनकम के चेंजेस से। ये होता है उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी। अगर बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो हम बोलते हैं कि द डिमांड इज़ इलास्टिक। अगर प्राइस में चेंजेस से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आते तो हम बोलते हैं द डिमांड इज़ इन इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करती है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस डिग्री तक रिस्पॉन्ड करती है टूवर्ड्स चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स प्राइस उस कमोडिटी का हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स में अगर चेंजेस आता है तो किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स करेगी उसे हम बोलेंगे द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की डिमांड कितनी इलास्टिक है, कितना एक्सपैंड करेगी या कितना श्रिंक करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द हायर डिमांड इलास्टिसिटी फॉर अ वेरिएबल मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन दिस वेरिएबल। तो ये सेंटेंस में क्या लिखा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी कमोडिटी की डिमांड हाईली इलास्टिक है, ठीक है, हायर डिमांड इलास्टिसिटी है, तो इसका ये मतलब होता है कंज्यूमर आर मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन दिस वेरिएबल। तो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी नॉर्मल कंजम्पशन की चीज़ ले, कोई सोप ले लो। अब सोप क्या है, सोप के इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर किसी सोप का प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है या बहुत डिक्रीज़ हो जाता है तो कंज्यूमर बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा कि अगर उन्होंने सोप के प्राइसेस बढ़ा दिए तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड करना उसकी बंद कर देगा, कोई और सोप ले लेगा, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम बोलेंगे कि सोप की जो डिमांड है ना दैट इज़ हाईली इलास्टिक, कि बहुत रिस्पॉन्स दिखा रहा है कंज्यूमर। ऐसा नहीं है कि उसके प्राइस से कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो द डिमांड इज़ इलास्टिक। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो किसी भी चीज़ की डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया डिवाइड करते हैं उसको हम परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितना चेंज आने पे क्वांटिटी कितना चेंज करती है, परसेंटेज टर्म्स में हम उसको स्टडी करते हैं। तो दिस इज अ फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट, कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस क्वांटिटी डिमांडेड किस लेवल तक या किस डिग्री तक रिस्पॉन्ड करती है, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है towards changes in the variables related to that commodity. Okay, so there are three major types: price elasticity of demand, income elasticity and cross elasticity. There are three types. आज की क्लास में we'll discuss only about price elasticity of demand. बाकी मैं बताती हूँ तीनों होती क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी में हम बेसिकली ये देते हैं कि किसी भी कमोडिटी के चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड is how to what degree responsive to change in the price। तो चेंज जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो कितना चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम में कुछ चेंज आता है
उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी में हम रिलेटेड गुड्स की टर्म्स में पढ़ते हैं कि उसके सब्सटीट्यूट का क्या कि उसकी सब्सटीट्यूट के प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। जब हम क्रॉस वे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर टुडेज क्लास आई एम टेकिंग अप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। The price elasticity of demand is the response of quantity demanded to change in price of a commodity. तो quantity demanded का जो response है to change in price of a commodity की उस commodity की price में जो change आया उससे कितना change उसकी quantity demanded में आया, वो हम study करते हैं price elasticity of demand कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी प्राइस इलास्टिक है, कितना रिस्पॉन्स कर रही है, वेरी इलास्टिक बहुत रिस्पॉन्स कर रही है या थोड़ा ही रिस्पॉन्स कर रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये स्टडी करते हैं। तो इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, प्राइसेस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर स्टेडी। तो क्योंकि प्राइस के टर्म्स में हम चेंज डिस्कस कर रहे हैं तो एक्यूरेट तभी हमें पता चलेगा जब हम बाकी सारी चीज़ों को अज्यूम कर लेंगे कि कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहे और प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स जो उससे रिलेटेड गुड्स हैं उसके प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी अजम्पशंस रखने के बाद जब हम ये स्टडी करते हैं कि प्राइस में चेंज लाने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आया उसको हमने डिवाइड कर दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ओके, उसके बाद मैंने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करूँगी कि किस किस तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है। मैंने लिखा है द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक भी हो सकती है, इनइलास्टिक भी हो सकती है। इट विल डिपेंड कि वो कितना चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की प्राइस में कितना चेंज आने पे उसमें कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, ये डिसाइड करता है कि किसी भी डिमांड की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी इलास्टिक या फिर कितनी इनइलास्टिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस, इलास्टिक डिमांड इज द वन इन विच द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जब प्राइस के अंदर स्मॉलर चेंज आया, थोड़ा ही इंक्रीज या थोड़ा ही डिक्रीज हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई या थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो हम बोलेंगे कि इलास्टिक डिमांड है। इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव, इलास्टिक है, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसमें when there is relatively a less change in the demand, when the change is lesser with respect to change in price। प्राइस के अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस उतना चेंज नहीं आ रहा, तो उस डिमांड को हम बोलेंगे इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक है, इतना खिंच नहीं रही, इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, तो मोटा मोटा तो दो टाइप के होते हैं, उसकी और भी फॉर्म्स है जिसको मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट इज लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है। डिमांड कर्व को ध्यान से देखो, डेफिनेशन में क्या है, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉजेज एन इनफाइनाइट चेंज इन इट्स डिमांड। अब हम देख रहे हैं कि डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंज है, उसी प्राइस पे आप कितना भी डिमांड कर लो, थोड़ा बहुत चेंज करने पे भी प्राइस जो डिमांड है दैट इज इनफाइनाइट। इस प्राइस पे आप क्वांटिटी 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ पे भी क्वांटिटी 3 ले लो, तो प्राइस के मुकाबले जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, कितना भी खींच सकते हैं इस डिमांड को हम। ठीक है, तो उसको एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसको हम ईपी लिखते हैं, ईपी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल होता है ईपी।
ठीक है, तो इसमें बताओ EP क्या होगी, EP होगी इन्फिनिटी। इस केस में EP इज इन्फिनिटी क्योंकि ये इनफाइनाइट रिस्पॉन्स दे रही है। ये डिमांड कर्व आप कितना भी डिमांड कर सकते हो इस प्राइस पे, ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। दिस डिमांड कर्व, this quantity demanded can be infinite, okay, with respect to this price. So the demand is perfectly elastic. Second, perfectly inelastic. अब मैंने एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है, वो है perfectly inelastic डिमांड का। इसकी क्या डेफिनेशन है? A perfectly inelastic demand is one when there is no change produced in the demand of a product with respect to the change in its price. तो इस डिमांड कर्व से हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस P1 से P2 चली गई, P2 से P3 चली गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल Q, ये चेंज नहीं हुई। द डिमांड कर्व इज ऐसे, ठीक है, वर्टिकल डिमांड कर्व है। तो विद द डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्राइस। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ये डिमांड कर्व टूवर्ड्स चेंजिंग प्राइस। तो इस केस में EP कितना होगा, 0, क्योंकि ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, 0, ठीक है। देयर इज नो चेंज in the quantity demanded with respect to change in the price of the commodity. Third type is relatively elastic. तो इसकी definition पढ़ते हैं। Relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of the product. तो किसी भी commodity की demand को हम relatively elastic या फिर इलास्टिक डिमांड तब बोलते हैं जब प्राइस के अंदर स्मॉलर चेंज से क्वांटिटी डिमांड के अंदर लार्जर चेंज आ रहा है। जैसे प्राइस, अब हम इस कर्व में देखते हैं, प्राइस तो इतना ही इंक्रीज करिए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस तो इतना ही फॉल करिए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतना ज़्यादा इंक्रीज करिए। तो जब 60 पैसा था प्राइस तो 50 थी, सिर्फ 10 पैसा हमने कम करा है और क्वांटिटी डिमांडेड हो चुकी है 100, ठीक है। तो ये वाला जो डिमांड कर्व है ये थोड़े से भी प्राइस के चेंज पे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स चेंज इन प्राइस। तो इस टाइप के डिमांड कर्व को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो EP इस केस में क्या होगा, मोर देन 1, क्योंकि जितना प्राइस चेंज कर रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी चेंज करिए, मोर देन वन टाइम्स चेंज करिए, तो EP इज़ मोर देन 1। उसके बाद रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये अब ऊपर वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के अंदर प्रोडक्ट की काफ़ी चेंज आ रहा है लेकिन उस हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। जैसे 10 से 14, प्राइस जो है वो $10 से $14 चला गया, ठीक है, 40% इंक्रीज आ चुका है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड $14 पे थी 80 और 10 पे है 88, तो 10 पे 88 थी क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन जब प्राइस के अंदर 40% चेंज आया, 10 से 14 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर सिर्फ 10% चेंज आया, 88 से 80 हो गई, ठीक है। प्राइस इंक्रीज तो 40% से हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतना डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस केस में EP कितना होगा, लेस देन, EP is less than 1. EP is less than 1. Unitary inelastic demand. When the proportionate change in demand produces same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic. तो जब जो क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है उसका प्रोपोर्शन और जो प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उसका प्रोपोर्शन सेम है, तो हम बोलते हैं यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी है। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में, जितना प्राइस परसेंटेज
ऑफ प्राइस इंक्रीज हुआ उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड का फॉल हुआ, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फॉल होगा ना क्वांटिटी, तो अगर वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, ठीक है। उस केस में EP होगा 1। तो अब तक हमने 4 टाइप के करे। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस के अंदर चेंज से डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ रहा है। आप डिमांड कितनी भी कर सकते हो उस प्राइस के ऊपर, तो EP इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे हो रहा है कि डिमांड उतनी की उतनी है, चाहे आप कितना भी प्राइस कर लो, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। EP इस केस में 0 है। थर्ड कैटेगरी में प्राइस के अंदर कम चेंज है लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा है, तो EP 1 से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे काफ़ी इलास्टिक है। थोड़े से प्राइस चेंजेस में भी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो रिलेटिवली इलास्टिक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होगा, जब प्राइस के अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतना रिस्पॉन्ड नहीं करी, उसका प्रोपोर्शन ऑफ चेंज कम है, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक है। EP इज लेस देन 1। और फिफ्थ होगा जब दोनों के बीच में जो चेंज आ रहा है उनका प्रोपोर्शन सेम है, जिस प्रोपोर्शन से प्राइस इंक्रीज किया उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी फॉल करी, या जिस प्रोपोर्शन से प्राइस फॉल किया उसी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करी, तो हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कोई भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, कितना वो रिस्पॉन्स करेगी टूवर्ड्स चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इज बेसिकली कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। अगर वो एक लग्जरी आइटम है, ठीक है, या फिर एक नेसेसिटी का आइटम नहीं है, एक लग्जरी आइटम है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे से BMW कार, उसका प्राइस 70 लाख है, अगर BMW वालों ने 70 से 75 भी कर दिया, 5 लाख का इंक्रीज किया है स्टिल, तो भी उसकी डिमांड पे उतना फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि दैट इज़ अ लग्जरी। तो जो लग्जरी टाइप की आइटम्स होती हैं या फिर जिनके प्राइसेस हाई रहते हैं वो उतनी प्राइस इलास्टिक नहीं होती, ठीक है। वहीं अगर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई चॉकलेट का प्राइस ले लो, अगर उसके प्राइस में आप ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। जिस कमोडिटी की आप बात कर रहे हो उसका प्राइस लेवल क्या है, ठीक है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि उस कमोडिटी के लिए कितने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एग्जाम्पल ले लो, सॉल्ट एक नेसेसिटी है, ठीक है, सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एक नेसेसिटी आपको चाहिए सॉल्ट। तो जिन कमोडिटीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता उन केस में उस पर उनकी भी प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वो कम होती है, ठीक है, वो उतना रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उनका कोई सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर किसी चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट है, मान लो चॉकलेट की मैं बात करी हूँ, अगर डेयरी मिल्क ने अपने प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हाइक कर दी, उन्होंने अपने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए, तो लोग डेयरी मिल्क छोड़ के नेस्ले लेने लग जाएंगे। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड भी काफ़ी रिस्पॉन्ड करेगी। तो इट बेसिकली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी चीज़ के सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। अगर आप प्राइस में चेंज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। अगर किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो लोगों को वो चीज़ लेनी पड़ेगी, प्राइस में चेंजेस का उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड इज हैबिट्स। अगर कमोडिटी इन क्वेश्चन इज अ हैबिट काइंड ऑफ अ कमोडिटी, हैबिचुअल कमोडिटी, जैसे सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गया, तो इनको जो लोग कंज्यूम करते हैं दे आर हैबिचुअल इट, उनको इन सब चीज़ों की एडिक्शन होती है, तो वो उतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते टूवर्ड्स प्राइस। सिगरेट का प्राइस कितना भी इंक्रीज़ कर दो या अल्कोहल का प्राइस कितना भी इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि इनका जो कंज्यूमर है, जो उनका कंजम्पशन बेस है या जो भी उनका टारगेट कंज्यूमर बेस है वो हैबिचुअल है, एडिक्टेड है। तो फिर अगर आप प्राइस इंक्रीज भी करोगे जस्ट बिकॉज दे आर एडिक्टेड दे विल बाय, ठीक है।
तो हैबिचुअल कमोडिटी के केस में भी प्राइस डिपेंड करता है कि आपकी जो कमोडिटी है वो हैबिचुअल है या नहीं। अगर हैबिचुअल काइंड ऑफ अ कमोडिटी है तो प्राइस इलास्टिसिटी उतना नहीं रहता। वहीं अगर आपकी कमोडिटी हैबिचुअल तरीके की नहीं है तो अगर आप उसके प्राइस में चेंजेस करोगे तो लोग ज़रूर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज करेंगे, तो रिस्पॉन्सिवनेस हाई रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई रहेगा। उसके बाद है नेसेसिटी। अब कमोडिटी इन क्वेश्चन नेसेसिटी है या नहीं, ठीक है, इस पे भी प्राइस इलास्टिसिटी का इस पे भी इम्पैक्ट आता है। जैसे अगर आप कोई नेसेसिटी कमोडिटी की बात करो, अगर कोई कमोडिटी जो नेसेसिटी है, जैसे मैंने आपको सॉल्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो अगर कोई कमोडिटी नेसेसिटी है तो क्योंकि वो कमोडिटी नेसेसिटी है, उसका कंजम्पशन करना नेसेसरी है, तो अगर उसके प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को जितना चाहिए वो उतना कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर सॉल्ट के प्राइसेस आज 10 रुपीज़ पर पैकेट मिल रहा है, कल 20 भी मिलेगा तो लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपकी जो कमोडिटी है वो नेसेसिटी है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी लो, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा चेंज इन प्राइस का क्वांटिटी पे। वहीं अगर नेसेसिटी नहीं है तो आप ज़रूर होगा, जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, चॉकलेट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है, तो उस केस में अगर प्राइस में चेंजेस आएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी टूवर्ड्स चेंज इन प्राइसेस। अब ये नेचर ऑफ कमोडिटी भी वही चीज़ है कि आपकी कमोडिटी का नेचर क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी कमोडिटी का नेचर ही ऐसा है, जैसे मैं ये कन्फेक्शनरी आइटम हो गया या जो ऐसे सोप्स काइंड ऑफ डेली FMCG गुड्स हो गए, इनका नेचर ऐसा है कि अगर आप इनके प्राइसेस में चेंजेस लाओगे, दुनिया भर के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लो क्वांटिटी डिमांड इक्वली रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप प्राइस फॉल डिक्रीज़ करोगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, अगर आपने इंक्रीज़ कर दी तो नेचर ऐसा है कि लोग कुछ और ख़रीद लेंगे, ठीक है, तो वो अगर आपने प्राइस इंक्रीज़ कर दी कुछ और ख़रीद लेंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। द लास्ट इज पोस्टपोनिंग कंजम्पशन। अगर कमोडिटी ऐसी है जिसका आप कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो तो उस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हाई रहेगी। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो, मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकती हूँ। मैं सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप पे गई, मुझे पता चला अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइसेस तो इंक्रीज़ हो रखे हैं, तो मैं उस कंजम्पशन को डिले कर सकती हूँ ना, तो मैंने डिमांड नहीं करी, मैंने बाय नहीं करा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो, उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आप प्राइस के अंदर चेंजेस करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी रिस्पॉन्सिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर कमोडिटी ऐसी है जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मुझे फीवर हो जाता है, मैं मेडिसिन लेने जाती हूँ और मेडिसिन अगर मुझे एक्सपेंसिव भी मिल रही हैं तो भी मैं खरीदूँगी, क्यों? क्योंकि मैं उस कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन को इस कंडीशन में पोस्टपोन नहीं कर सकती। तो दीज आर द फैक्टर्स जिन पे प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी कमोडिटी की डिपेंड करती है कि उनका प्राइस लेवल क्या है, उनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं, तो ये उनकी क्या वो हैबिचुअल कमोडिटी है, हैबिचुअल है तो कितना भी प्राइस हो पीपल विल बी रेडी टू बाय मोर, ठीक है। नेसेसिटी, अगर नेसेसिटी है तो भी अगर प्राइस इंक्रीज भी होंगे, तो अगर कमोडिटी नेसेसिटी है तो आप लोगे ही लोगे, आप उस केस में भी प्राइस इलास्टिसिटी लो रहेगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी, उसका नेचर क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर मैं उसका कंजम्पशन पोस्टपोन कर देती हूँ तो मैं उसकी प्राइस इलास्टिसिटी रहेगी लो, क्योंकि अगर उसके प्राइस में चेंजेस आया तो मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको अभी पोस्टपोन कर सकती हूँ। अगर आपने प्राइस ऑफ ड्रिंक के इंक्रीज़ कर दिए तो इट इज़ नॉट माई नेसेसिटी, मैं उसको आराम से पोस्टपोन कर सकती हूँ, तो मैं तब खरीदूँगी जब सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी की क्या डिमांड रहेगी, ये इन सब फैक्टर, प्राइस इलास्टिसिटी कितना रहेगी, ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो समराइजिंग टुडेज लेक्चर, हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, फिर हमने बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हमने कुछ एग्जेम्पशंस पढ़े कि किन किन केसेस में ऐसा नहीं होता, कि अगर शॉर्टेज का फियर है या शेयर मार्केट का हमने पढ़ा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब भी लोग खरीदते हैं बिकॉज दे आर स्पेकुलेटिंग कि और बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े।
उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। क्या होती है बेसिकली कि कितना आप प्राइस में चेंज लाओगे उसका क्वांटिटी पे कितना चेंज आएगा। अगर थोड़े से चेंज से क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं इलास्टिक है। अगर थोड़े से प्राइस चेंज से कमोडिटी बिल्कुल चेंज हो रही है तो इनइलास्टिक है। अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और कमोडिटी उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे इनइलास्टिक है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जिनके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। तो दिस वाज टुडेज क्लास ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे फर्दर क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम इनकम का इफेक्ट पढ़ेंगे ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ commodity. So thank you so much.